शुरुआत में रादर देन ज्यादा स्लो वन, ये एक चीज देखनी होगी। दूसरी मेरी नजर रहेगी मोहम्मद शामी पे। मोहम्मद शामी का जो फॉर्म रहा है अभी तक देखने को मिला नहीं है। हाई क्वालिटी गेंदबाज है, प्रूवन मैच विनर है। उन्हें ना वो अहमदाबाद वाली पिच पे बहुत मजा आता था गेंदबाजी करने के लिए। हैदराबाद में कुछ है नहीं, ना घास है ना इतनी ज्यादा पाटा विकेट मिलती है, और अगर स्लो हुई तो फिर वहां पे भी सीम मूवमेंट उनका इतना ज्यादा कारगर साबित होता नहीं। तो फिर यहाँ पे वानखेड़े में मदद मिलने वाली पिच पे ना अपने खोए हुए फॉर्म को वापस ला सकते हैं। तो मेरी नजर मोहम्मद शामी पे भी रहेगी। सीधा चलते हैं प्लेइंग 12 पे। पिछले मैच में जो प्लेइंग 12 थी ना उसी के साथ जाइए, क्योंकि आपने ना एक अतिरिक्त फास्ट बॉलर खिलाया, ईशान मलिंगा, मोहम्मद शामी और हर्षल पटेल। तो ये तो फास्ट बॉलर्स हो गए आपके पास। पहले बात कर लेते हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। इन पे एक और बार जिम्मेदारी रहेगी गेंद को अच्छे से चलाने की हैदराबाद की तरफ से। वहीं पे फिर ईशान किशन नंबर 3, नीतीश कुमार रेड्डी, उनका बल्ला चलानी है। उनके बल्ले से रन आना बड़ा जरूरी है हैदराबाद के लिए। अगर जल्दी विकेट जाती है तो हेनरी क्लासन, ये भी थोड़े से कंपैरेटिवली खामोश है ना, लेकिन मुंबई की पिच मुझे लगता है उनको भा सकती है। अनिकेत वर्मा, उसके बाद एज एन इंपैक्ट सब आते हैं अभिनव मनोहर, और फिर पैट कमिंस, जीशान अंसारी, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी और ईशान मलिंगा। ईशान मलिंगा थोड़े से ऐसे गेंदबाज है, थोड़ा सा राउंड आर्म वो गेंदबाजी करते हैं, लेकिन पैट कमिंस और मोहम्मद शामी, इनकी गेंदबाजी बड़ी क्रूशियल होगी, क्योंकि ये पिच पे ना जीशान पे भी वो लोग दबाव डालेंगे, खास करके मुंबई के बल्लेबाज। तो फिर अगर मोहम्मद शामी नई गेंद से अर्ली ब्रेक थ्रूज दिलाते हैं तो फिर गेम चलाने में पैट कमिंस को कंपैरेटिवली आसान हो जाए। मैचअप्स पे आते सीधा। अभिषेक शर्मा जब अपने घर में खेलते, हैदराबाद में 32 का औसत है, वहीं पे बाहर जाते हैं ना ट्रैवल करते तो 23 का औसत हो जाता है। तो उन पे नजर रहेगी। अब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के सामने बुमराह का मैचअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में ट्रेंट बोल्ट, ये ट्रेंट बोलना दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। तो ये मैचअप मैं जरूर देखना चाहूंगा। एक और मैचअप, मोहम्मद शामी बनाम रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन। नई गेंद के साथ ना बहुत आतुर होंगे मोहम्मद शामी अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए। तो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज ना थोड़ा संभाल के उन्हें नए बॉल से खेलना पड़ेगा मोहम्मद शामी के सामने। तो ये दो मैचअप बहुत क्रूशियल होंगे। एक और मैचअप, क्लासन बनाम जसप्रीत बुमराह। जिसका हमें गॉट द सुपर बिग वन। सुपर ओवर क्यों हुआ? खेले तो उसमें भी भाई ने 100 बनाया था। इंग्लैंड की शाम के मैच के लिए किस तरीके से इस मैच को देखा जाए, सी हैदराबाद पिछले मैच में बहुत तोड़ के आ रही है। अभिषेक शर्मा ने 100 बनाया था। आखिरी मैच जो वो मुंबई में खेले तो उसमें भी भाई ने 100 बनाया था। इंग्लैंड की गेंदबाजी को धो दिया था भाई ने, पता नहीं कहाँ स्टैंडों में गेंदें मारी थी, एक आधी गेंद तो मरीन ड्राइव से मंगवानी पड़ी थी। तो इट्स अ टीम दैट इज कमिंग इन विद रेड हॉट फॉर्म बैट के दृष्टिकोण से। आज तो टी शर्ट भी उनको मैच कर रही है। और गेंदबाजी के दृष्टिकोण से नॉट दैट ग्रेट। दे आर लीकिंग अ लॉट ऑफ रन्स, क्योंकि अगर 245 आप चेस कर रहे हो तो सर आपने खाई भी तो है ना। दैट इज द प्रॉब्लम। जिस दिन आप 280 बनाते हो उस दिन आप 40 से मैच जीतो। ऐसा नहीं है कि आप पिटाई नहीं खा रहे हो, आपकी बॉलर्स खूब पिटाई खा रहे हैं, आप वापस कर लेते हो, कभी कभी नहीं कर पाते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे लगता है अच्छी पिच होनी चाहिए, क्योंकि दोनों टीम की स्पिन जो है बहुत अच्छी तो है नहीं। तो उनको छोड़ो, अपनी अच्छी पिच पर खेलो जिसमें बहुत सारे रन और वानखेड़े में थोड़ी ड्यू तो आती है मेरे भाई। लेट्स टॉक अबाउट द होम टीम फर्स्ट, कि उनके लिए क्या होगा। मैं भूला नहीं हूँ, हैदराबाद के बिजनेसमैन की स्टोरी वही बताऊंगा आपके साथ, शेयर करूंगा। पहले तो मुंबई के लिए क्या बड़ी समस्या है। मुंबई के लिए जो बड़ी समस्या है सर वो ये है कि बैटिंग ऑर्डर ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, और वो इसलिए नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि रोहित शर्मा रन नहीं बना रहे हैं। से अगर रोहित शर्मा रन नहीं बनाएंगे, अब तो वैसे उनके नाम का एक स्टैंड भी अनवेल हो रहा है, अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो फिर बैटिंग ऑर्डर ना वो चरमरा सा जाता है। समझ में नहीं आता किसको कब भेजें। अब फॉर्म में कौन कौन लोग हैं। रायन रिकल्टन ठीक बैटिंग कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव ठीक बैटिंग कर रहे हैं, तिलक वर्मा ठीक बैटिंग कर रहे हैं, नमन धीर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और हार्दिक पांड्या के पास भी फॉर्म है। अब ये आपके 4-5 लोग हैं जिनके पास फॉर्म है। विल जैक्स ने अभी तक कोई रन नहीं बनाया, तो उनको मैं कहूँगा कि नॉट फॉर्म वाले प्लेयर हैं। उनको तो चलो फिर भी आपने नीचे कर दिया एक दिन पिछले मैच में, हमने कहा चल रहने दे यार, हम विल जैक्स को भेजते ही नहीं है, ओके अंडरस्टैंडेबल। पर क्योंकि रोहित शर्मा ओपन कर रहे होते हैं और उनके पास फॉर्म नहीं है, तो फिर नमन धीर जो है वो बहुत नीचे हो जाते हैं। एक्चुअली उनका जो फॉर्म है वो आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और दो लोगों को आप विदाउट फॉर्म कैरी नहीं कर पाते हो। दैट्स द प्रॉब्लम। अगर ऊपर रोहित शर्मा को नहीं कर पा रहे हो, नीचे अगर विल जैक्स को नहीं कर पा रहे हो, तो देन यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस, कि भैया कैसे चलना है आगे की तरफ। तो ये एक सवाल जो है वो कचोट रहा है इस समय मुंबई इंडियंस को, किस तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज करें, क्योंकि रोहित शर्मा है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत कमाल की बैटिंग करते हैं। तो यही मैं तो एक बार फिर कहूंगा कि जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, लेकिन अपने आप को थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है शॉट पे शॉट मारते ही रहते हैं, 2 शॉट अच्छे लगते हैं, फिर तीसरा कूद के मारते हैं, फिर एक स्वीप मारते हैं। पिछले मैच में तो अच्छी बैटिंग कर रहे थे दिल्ली में, पर वहां पे भी आउट हो गए। तो उनके रन्स बनाना मेरे विचार में बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो
आई डोंट नो कि पूरी सीजन मुंबई इनको किस तरीके से हैंडल करेगी, मैनेज करेगी, कैरी करेगी, आई गॉट नो आइडिया। पर बैटिंग ऑर्डर में ना थोड़ी सी वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि नमन धीर कैन नॉट बी यूटिलाइज प्रॉपरली, एंड देन तिलक वर्मा, सब ये 5 नंबर 6 नंबर, ये थोड़ा फंस जाती है गेम। गेंदबाजी के दृष्टिकोण से देखता हूँ तो पिछले मैच में थोड़ी बेटर गेंदबाजी दिखी थी। यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ट्रेंट बोल्ट नई गेंद से कुछ बेहतर करेंगे। हालांकि इस साल उन्होंने उतना बेहतर नहीं किया है जितनी बेहतरी की आप उनसे उम्मीद लगाते हैं। जसप्रीत बुमराह की ठीक ठाक पिटाई हुई थी पिछले मैच में जब करुण नायर उनके पीछे भागे थे, इवन दो ही केम बैक स्ट्रांगली इन द लास्ट ओवर। हालांकि उसमें भी एक तो आशुतोष ने ऐसे ही मार दिया था यार, क्या चल क्या रहा है यार, हद हो गई, कोई तो इज्जत करो यार। तो वो एक इंटरेस्टिंग एक्चुअली रहेगा कि बॉलिंग उतनी लीथल नहीं लग रही है जितनी हो सकती थी, हमने सोचा था होगी, विद दीपक चार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, देन यू गॉट मिचेल सैंटनर एंड हार्दिक पांड्या एंड पुथोर या करण। आई मीन साउंड्स गुड यार, पर पेपर पे जो होता है वो मैदान पे नहीं दिख रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। हैदराबाद के दृष्टिकोण से देखता हूं तो बैटिंग तो चलो भागी फॉर्म में, नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूं क्योंकि उन्होंने रन नहीं बनाया यार। एक तो रन नहीं बनाया, ऊपर से बैटिंग में जो स्ट्राइक रेट है वो भी एकदम नीचे है। तो वो अभी तक वो काम नहीं कर पा रहे जिस काम की आप उनसे उम्मीद लगा के रखते हैं। ऑफकोर्स पिछले मैच में उतनी ज़रूरत कोई पड़ी नहीं है, अकेले ही वो मतलब अभिषेक शर्मा जो थे वो दुनिया हिला दे रहे थे, तो इतना ज़्यादा उन पे फोकस गया नहीं। पर नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से रन ना बनना इज अ कंसर्न एंड दैट नीड्स टू चेंज। ईशान किशन जब आएंगे यहाँ पे तो वो थोड़ी याद आएगी कि पहले मुंबई की टीम में हुआ करता था, 15-15.5 करोड़ में उन्होंने खरीदा भी था। ही विल लाइक दिस पिच, तो अगर नई गेंद से विकेट नहीं गिरती हैं तो फिर इट कुड बी अ ह्यूज रन स्कोरिंग गेम। जो टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी का फैसला करेगा, और जो चेस कर रहा होगा उसके जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। किसका पलड़ा थोड़ा भारी है, मैन टू मैन मार्किंग करता हूं तो मुंबई का इसलिए लगता है क्योंकि मुंबई का बॉलिंग अटैक ऑन पेपर बेहतर है। अच्छा करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन ये बात भी सच है कि आज तक अभी उन्होंने 200 रन चेज नहीं करवाए। आज तक उनके इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि अगर उन्होंने 200 बना दिए तो वो चेज हो जाए, इवन दो दे प्ले ऑन अ चेस फ्रेंडली ग्राउंड। हैदराबाद की बॉलिंग में जरूर समस्या है कि मोहम्मद शामी हैजंट हिट टॉप गियर येट, पैट कमिंस इज लीकिंग रन्स। हर्षल पटेल सिर्फ एक शाइनिंग स्टार के रूप में गेंदबाजी कर रहे हैं। जिशान अंसारी ऑल राइट, पर बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही यार। वो जयदेव मुनादकट डाले या कोई और डाले, बॉलिंग तो भैया 245 खाए भी तो थे ना आपने, अगर आपने बनाया तो फाइन, पर खाते भी तो आप यार। सो दैट इज समथिंग दैट दे विल लीव। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जी राम राम सारे भाइयों ने। यस, राम राम जी, राम राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या चल तुम सब लोगों के, क्या चल रहा है जिंदगी में? 11th के दुख दर्द के अलावा कैसी चल रही है जिंदगी? किसी ने 10th में सोचा नहीं था ना 11 जो है थोड़ी ज्यादा मुश्किल होगी, ज्यादा इतना सोचा नहीं था उससे ज्यादा मुश्किल निकल रही है। सच कह रहा हूं ना मैं? सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, मत पूछो। पता था फिर क्यों ले ली साइंस, क्यों ले ली नॉन मेडिकल? अगर ये सब कुछ पता था तो फिर क्यों ओखली में सिर क्यों दिया भाई, क्यों दिया? 75 हार्ड चैलेंज, बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 ईयर हार्ड चैलेंज चल रहा है या 75 हार्ड नहीं चल रहा? यस, आईआईटी के लिए है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं। जितनी 11th मुश्किल लग रही है ना, इसमें जितनी अच्छे तरीके से मेहनत कर लोगे 12th उतनी ही आसान लगेगी। फैक्ट है ये, फैक्ट है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें ना,
11th की केमिस्ट्री हार्ड है थोड़ी एज कंपेयर टू 12th की फिजिकल केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 11th की केमिस्ट्री जो थी काफी अच्छे लेवल पे थी, 12th वाली काफी आसान लेवल पे, बहुत आसान है। जी 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 2 साल का बस ये स्ट्रगल है, उसके बाद चीजें काफी स्मूथ हो जाएंगी आप सबके लिए। यस IIT सपनों के लिए, स्ट्रगल के लिए, बस स्ट्रगल कर ही रहे हो तो करते रहो। फिजिक्स कैसी होगी, सच बता दें तो 12th के तीनों सब्जेक्ट्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो इजी है एज कंपेयर टू 11th। और ये बिल्कुल मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, एज ए टीचर भी, एज ए स्टूडेंट भी। 11th में जितना कोई अपने आप को रगड़ लेता है ना, 12th में अपने आप अच्छा हो जाता है। देयर आर लाइक वेरी वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। 11th में जिसका जो लेवल होगा ना, ये लेवल होगा, मान लेते हैं 11th में आपका ये लेवल है, तो 12th में आगे आप यहाँ पे आओगे। और अगर इस लेवल पे हो क्लास 11th में, तो 12th में आप इस लेवल पे आओगे। हाँ, कोई एक्सेप्शन ही हो सकता है, जो बोलते हैं ना यार 12th में आके कोई बिगड़ गया, वही होगा जिसका ये लेवल होगा 11th में और 12th में वो नीचे चला जाए। ऐसे ही आपको परसेंटेज सिर्फ 100 में से किसी एक आध की ही मिलेगी यार। बाकी मैक्सिमम बच्चे ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, वो हमेशा अपना लेवल इंक्रीज ही करते हैं। 11th से 12th में जाते हैं, बढ़िया मतलब और अच्छा करते हैं। ठीक है, चलो एक और आपको अपना बात शुरू हो ही गई है, नहीं तो क्लास के शुरू में आपको पता ही है मैं कम बातें करता हूं आपसे। आज एक लाइन बता के जा रहा हूं, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेना इसे किसी भी तरीके से, अगर आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये टाइम नोट कर लीजिएगा, लेक्चर 2 थर्मोडायनेमिक्स में इतने मिनट बाद सर ने बात बताई थी, और आप देखना इसका इंपैक्ट कितना दूर तक जाएगा। क्लास 11th फिनिश होने के बाद, जब भी आपका ये बैच खत्म हो जाएगा, जनवरी के आसपास होगा मेरे ख्याल से, जनवरी, पता नहीं डेट कौन सी है वो देख लेना। क्लास 11th खत्म होने के बाद क्लास 12 शुरू होने से पहले बीच में लगभग 45-60 डेज का गैप होगा। ठीक है, 45-30 डेज मान लो, 45 मान लो, कुछ भी है ना, बल्कि आपके स्कूल हो सकता है स्कूल के एग्जाम खत्म होने में और स्कूल में 12 शुरू होने में 30 डेज का, चलो मिनिमम मान लेते हैं 30 डेज, कहीं में 45 डेज भी होगा, कहीं में 60 भी होगा, व्हाट्सएवर दैट इज। ठीक है, वो 30-45 दिन में 11th की जहां पर भी आपकी कमी रही होगी, यार ये सब्जेक्ट में मेरा ये वाला चैप्टर वीक है, उसको पूरी कर लेना। ठीक, और जैसे ही क्लास 12 शुरू होगी, नाउ इट्स ए गेम चेंजर, जो मैं अगली बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनना उसे। जैसे ही 12th शुरू होगी, 12th में शुरू क्या होगा, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, 11th की अक्टूबर नवंबर अगले साल भी तो 99.6, 99.7, 99.8 कुछ भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है, बाकी मर्जी आपकी। देखो मेरा एज एन एल्डर वन इन द फैमिली, अर्जुना की फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर हूं मैं। ठीक है तो एज एन एल्डर वन इन द फैमिली मेरा मकसद है कि आपको बताऊं जरूर कि यार ये सही है, ये गलत है, करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें आज की क्लास। आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, और रूल्स टू अटेंड द क्लास आपको पता ही है, फिर भी एक बार है ना, शांत जगह बैठ हेडफोन लगा रखे, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम नोट्स आप क्लास के साथ बना सकें। कभी भी किसी क्लास को 10-15-20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है, ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखें, और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना। आज दूसरी क्लास है, तो ये भी आपकी भी चैप्टर की दूसरी क्लास होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट नहीं तो थर्ड क्लास होगा। मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए, होमवर्क को कंप्लीट करके आए, डीपीपी सॉल्यूशन देखा करें, बहुत फायदा होगा आपको इससे। आज इसकी डीपीपी आएगी भी। कभी भी चैट में लाइव या रिकॉर्डेड कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज आप एडमिन द्वारा ब्लॉक किए जा सकते हैं। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाएं, अगर कुछ नोट्स आपके रह गए हैं घबराने, एंड एक आप अंडरस्टैंडिंग को बेटर रखना चाहते हैं तो yes, there is one big flaw in your preparation and its name is a backlog। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, that is not today।